Hi students, good morning to all of you. Today we discuss a new topic thermonuclear fusion in sun and star. जो आज का हमारा इस टॉपिक को पूरा देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें है क्या। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सन है, इतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। या कोई भी स्टार है वो एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी जनरेशन कैसे करते हैं, उनका लॉजिक क्या है, इसके बारे में हम इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो पूरा देखें। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर आपके लिए और अच्छे कंटिन्यू टॉपिक लेके आऊंगा। मैं ऐसा नहीं है, मेरे इस चैनल की एक अच्छी बात यह है कि इसमें चैप्टर के कंटिन्यू टॉपिक मिलेंगे आपको और मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि अच्छा सा समझाऊं। तो देखिए, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्या है कि सन और स्टार है। पहले तो हम ये देखेंगे फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। जो हमारी फ्यूजन रिएक्शन है ये क्या होती है। फ्यूजन रिएक्शन हमने एक कर्व पढ़ा था पिछले टॉपिक में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर। और उसमें हमने देखा था कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जो हमारे हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, यानी 30, जिनका एटॉमिक मास नंबर लेस देन 30 था, एटॉमिक मास नंबर लेस देन 30 था, तो हमने उनमें देखा कि उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम थी, जबकि इंटरमीडिएट जो एलिमेंट थे उनकी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा थी। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होगा और जिसकी कम है वो लेस स्टेबल होगा। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो भी हमारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर लेस देन 30 है, वो एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट एलिमेंट वो क्या है, अनस्टेबल हैं। वे स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। जब स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे तो उसको अपने एटॉमिक मास नंबर को राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और एटॉमिक मास नंबर को जब इंक्रीज करना हो तो इसका मतलब है कि छोटी छोटी लाइट न्यूक्लियाई हैं वो आपस में डिफ्यूज हो जाए, आपस में फ्यूज हो जाए, कंबाइन हो जाए। और क्या होगा उससे कि लाइटर जो न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करें, और वो कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगे, एक हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियस बना लेंगी। और जब ये हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे और एनर्जी रिलीज्ड कर देंगे, एनर्जी रिलीज्ड। इस प्रोसेस को, इस जो न्यूक्लियर जो लाइट न्यूक्लियाई है डिफ्यूज होगी, आपस में फ्यूज होगी और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाई और एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज की। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये बात आपको यहाँ कंफर्म कर लेनी है। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, क्योंकि हम मान लीजिए एक हाइड्रोजन हमने एलिमेंट लिया, दूसरा हाइड्रोजन जब इससे कंबाइन करेगा तो इनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगी। उस रिपल्सन को ओवरकम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर nucleus of other hydrogen atom is also positive, because there is the presence of the proton. When they come close, then repulsion increase in large amount. To overcome this repulsion, some extra work to be done, and that work done is in the form of the external energy. So we provide a large amount of energy to diffuse these two hydrogen atom. और जब इतनी लार्ज एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, लार्ज एनर्जी हम जब प्रोवाइड करेंगे तो ये किसकी फॉर्म में करेंगे, हम ये हीट की फॉर्म में करेंगे। हीट का मतलब हो गया टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे। और टेम्परेचर का राइज 10 पावर 6 केल्विन टू 10 टू पावर 8 केल्विन, इतना ज्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है इतनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जब इतनी एनर्जी हमें हाई एनर्जी इसको डिफ्यूज करने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इन दोनों को इतना टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा।
जिससे इनकी थर्मल एनर्जी राइज हो जाए। और जब हाई टेम्परेचर है तो इसलिए इन रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। हाई टेम्परेचर के ऊपर होने की वजह से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन इतना हाई टेम्परेचर है तो यहाँ आके दो कंफ्यूजन पैदा होते हैं कि एक तो ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि सन के अंदर आज के समय तो इतना टेम्परेचर पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर आज के समय में कितनी लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करता है। हम सन से इतनी ज्यादा दूर हैं और यहाँ भी हम अगर धूप में खड़े हो जाएं तो हमारे बॉडी के ऊपर हीटिंग प्रोड्यूस होने लग जाती है, गर्म महसूस होने लग जाता है। जैसे जैसे सन के पास जाओगे तो आपको लगेगा कि टेम्परेचर अल्टीमेट बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होने लगा है। तो इसका मतलब जो सेंट्रल कोर ऑफ सन है उसका टेम्परेचर आज के समय में तो पॉसिबल है इतना, और जब इतना टेम्परेचर आज के समय में पॉसिबल है इसका मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इजीली टेक प्लेस कर सकती है उसके अंदर। पहले क्या था, एक ओल्ड व्यू चलता था, पुराना विचार चलता था, वो ये कहता था कि जो सन है या स्टार है इसमें एनर्जी प्रोडक्शन का कारण है कार्बन का कंबशन। कार्बन कंबशन, ये कार्बन कंबशन क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला दो तो CO2 बना दे। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाने पर, इसको हमने जब कंबशन किया इस रिएक्शन को, तो ये कहता है कि इस केस में ये गैस बनती है प्लस हीट प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में। लेकिन बाद में जब न्यूक्लियस सन का सेंट्रल कोर की स्टडी की गई तो उसमें पाया गया कि जो आपका हीलियम है ये 64% के आसपास है, हाइड्रोजन है ये लगभग 35% के आसपास है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो 1% के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोसेस कंबशन प्रोसेस होती कार्बन की तो सन की हीटिंग प्रोडक्शन थी वो बंद होगी होती अपने तो, अब तक तो वो बंद ही हो जाती ना। क्योंकि धीरे धीरे अगर मान लीजिए हम उसके ओल्ड व्यू को मान भी लें ऐसा कि कार्बन का कंबशन से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, और आज के समय में उसकी जब सेंट्रल कोर की कंस्ट्रक्शन को, उसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, उसके कंपोनेंट को जानने की कोशिश की, तो उसमें हीलियम 64% है और हाइड्रोजन की अमाउंट 35% के आसपास है, और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो 1% के आसपास है। तो इसका मतलब कार्बन तो उसका खत्म हो चुका है। कार्बन खत्म हो गया तो सन को तो अब क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए अपनी हीट प्रोडक्शन को। तो ये ओल्ड व्यू था, ये नकार दिया गया बिल्कुल कि ये सही व्यू नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे बेथ, BATHE, इसने थ्योरी दी थी एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एक लार्ज अमाउंट पे प्रोसीड होती है ये रिएक्शन। तो वहां भी एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, इसकी थ्योरी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया कि भाई अगर प्रोटॉन प्रोटॉन थ्योरी में जो एनर्जी निकलती है लगभग 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेशन होती है, और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। आज के समय में तो ये थ्योरी वैलिड है, लेकिन कभी ना कभी स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा सन है ये भी तो कूल कंडीशन में रहा होगा, ठंडा रहा होगा, उस समय टेम्परेचर कहां से आया। तो इसने दो थ्योरी एक्सप्लेन की थी। एक थ्योरी थी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की, हम दोनों को देखेंगे इस टॉपिक में, एक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। इसमें क्या होता है कि हम आपके जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी ने जो कोर्स में डाल रखा है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम्स या न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, और जब 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, हम उन रिएक्शन को अब देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगी। तो वो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी, पहले रिएक्शन में ये कहता है कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट से डिफ्यूज करता है तो यहाँ 1H2 आइसोटोप बना देता है, प्लस एनर्जी प्रोडक्शन है 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जनरेशन करता है। इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये एनर्जी को बाहर निकाल देता है, प्लस एक ये
पॉजिट्रॉन निकालेगा और एक न्यूट्रिनो को भी बाहर निकालता है, यानी एक पॉजिट्रॉन निकाल देता है ये बाहर। एक रिएक्शन आती है पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। जब ये दोनों, एक यानी पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जब कंबाइन हो तो उसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन होती है, इसमें 2 फोटोन जनरेट होते हैं और जो इसमें एनर्जी निकलती है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें जनरेट होती है। उसके बाद थर्ड प्रोसीड जो इसने रिएक्शन ली थी, ये एलिमेंट वापस लिया इसने 1H2 प्लस 1H2। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये हीलियम का आइसोटोप बना देते हैं 2 हीलियम 4 प्लस इसमें एनर्जी निकलती है 12 इसकी एनर्जी 6.49 के आसपास एनर्जी निकलती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, लगभग 6.49 के आसपास एनर्जी रिलीज्ड हो जाती है और 5.49 ये एक प्रोटॉन के साथ मैच करता है। यानी ये वाला एलिमेंट है, ये इसके साथ जब मैच करेगा तो एक ऐसी रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। फिर ये वाला आ जाएगा 2 हीलियम 3 प्लस 2 हीलियम आइसोटोप 3। ये जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हीलियम 4 आइसोटोप बना देगा, प्लस में कुछ अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज कर देगा और वो एनर्जी है इसकी लगभग, आप मान के चले 12.86 के आसपास इसकी एनर्जी होती है, 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। प्लस में 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बाहर निकाल देगा। तो ये कहता कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन हमारा साइकिल है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, उसमें इस तरह की रिएक्शन 4 स्टेप में कंबाइंड होती हैं। और ये जब इन सब रिएक्शन को हम कंबाइन कर लेंगे तो उस समय आपको मिलेगा कि 4 हाइड्रोजन एलिमेंट हैं। जब हम इसको, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हम इन सब को ऐड करें तो 1H1 के 4 मॉलिक्यूल मिलके मैं 2 हीलियम 4 प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर देते हैं। इस तरह का हमें इसमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर पता लगता है। अब इसमें क्या कहता है कि जब एक रिएक्शन प्रोसीड हुई तो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी। जैसे ही एनर्जी छोड़ देगा तो ये कंडेंस होने लग जाएगा। कंडेंस क्यों होगा? कंडेंस होने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन क्या है? लाइटर न्यूक्लियाई है, हीलियम इसकी लार्ज न्यूक्लियाई है, हैवी मास है इसका। तो जैसे ही इसमें लाइटर मास से हैवी मास में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है कि मास ज्यादा होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और हीट बाहर निकल गई। हीट बाहर निकलने से इसका इंटरनल प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब इंटरनल प्रेशर कम होगा, मास ज्यादा है, तो ये क्या होगा? सन कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते होते इतनी इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी वापस इसकी प्रेशर एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब थर्मल एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर एक बार फिर ब्लास्ट होगा इसमें। जब ब्लास्ट होगा तो फिर लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी। फिर वापस जैसे ही एनर्जी रिलीज करेगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा। एक स्टेज आ जाएगी कुछ वर्षों के बाद, लगभग अरबों वर्षों के बाद, कि ये सारे का सारा जो सन है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक ऐसे हैवी डेंसिटी, हाई डेंसिटी के एक सेंट्रल कोर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इतनी ज्यादा इसकी डेंसिटी हो जाएगी कि ये आसपास के जितने भी आपके एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको ये क्या करेगा? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ के कारण उन सबको अपनी तरफ खींच लेगा। और जब उन सबको अपनी तरफ खींच लेगा यानी उनको निगल जाएगा एक तरीके से, तो उस समय की स्टेज होगी रेड जेंट स्टेज, लाल दानव तारे की स्टेज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगी। अब मैं इसके नोट्स लिखवा देता हूं, आप इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें और इसके मैं जो सारी रिएक्शन को एक बार दोबारा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसके नोट्स लिखवा देता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको
थोड़ा सा थ्योरी लिखने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, सन इज रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम 4.5 into 10⁸ years at the rate of 3.9 into 10⁻26 जूल पर सेकेंड या वाट कह सकते हैं। यानी जो सन है हमारा लगभग इतने सालों से इस रेट से एनर्जी को रिलीज करता है कॉन्टिन्यूसली, रुका नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। बिफोर 1930 से पहले ऐसे माना जाता था कि इट वाज कंसिडर्ड दैट सन एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंबशन, किसकी वजह से, कंबशन ऑफ कार्बन की वजह से, कि जो हमारा कंबशन है कार्बन का उसकी वजह से ऐसी प्रोसेस होती है। यानी कुल मिला के ये है कि ऐसा मानते थे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके इस एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन सन का जो मास की स्टडी की गई वो देखा गया कि सन का मास है वो है 2 into 10⁻30 kg। अगर इतना मास है तो ये एनर्जी जो कंबशन प्रोसेस से रिलीज होनी थी तो वो तो अब तक बंद होगी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन एनर्जी रेडिएट करता है वो इस प्रोसेस से तो नहीं करता, कंबशन ऑफ जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन का कंबशन है इससे तो करता नहीं है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था ये फेल हो गया, क्योंकि अगर इस प्रोसेस से करता तो अब तक तो ये रिएक्शन बंद हो जानी चाहिए थी, केमिकल रिएक्शन, और इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी नहीं निकलनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, एक दूसरा व्यू आया कि सन कूल डाउन, इसने प्रेशर और एनर्जी की बात की। एक सेकंड व्यू क्या आया कि जो हमारा जो सन है ये कूल डाउन होता है, कूल डाउन होता है तो ये इसका प्रेशर जो अंदर का प्रेशर है, जैसे ही कूलिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कोर का टेम्परेचर कम होगा तो उससे क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसके बीच में इट विल कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो इसकी वापस इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एनर्जी तो इसकी बड़ी होगी। कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल, वो कहाँ गई, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देती है, बढ़ा देती है। लेकिन इस प्रोसेस से भी माने, बट सन विल बी एबल टू रेडिएट एनर्जी टिल अबाउट 10⁸ ईयर। तो इस हिसाब से भी देखें तो इसका मतलब है कि सन अभी 10⁸ ईयर और एनर्जी रिलीज कर सकता है। लेकिन लास्ट में क्या है कि ये पाया गया कि जो कोर है सन का उसके पास 35% ऑफ हाइड्रोजन है, 64% ऑफ हीलियम है, और 1% जो है वो अदर एलिमेंट है। अदर एलिमेंट में सब एलिमेंट आ जाएंगे जितने भी हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट बी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लेनी है कि अगर इसमें 1% अदर एलिमेंट हैं तो फ्यूजन प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। यानी अगर हम ये मान लें कि भाई उसके अंदर जो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है वो किसकी वजह से होती हो, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियाई टूट के लाइटर न्यूक्लियाई बना दे। तो वो प्रोसेस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट 1% से भी कम है, हैवी एलिमेंट। सो न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट बी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ हैवी एलिमेंट प्रेजेंट इन सन कोर। जो हमारा सन है इसकी कोर के अंदर हैवी एलिमेंट ही जब मिनिमम है तो इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकती। फिर 1939 के अंदर एक साइंटिस्ट आए बेथ, उसने proposed that source of energy in sun and other star is thermonuclear reaction। इसने जो कंसेप्ट लेके आया बेथ, उसने थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की बात की, और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थी ये। इसने कहा कि इसमें हाइड्रोजन जो लाइटर न्यूक्लियाई है फ्यूज्ड होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर। यानी इस रिएक्शन के अंदर, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड इनटू द हेवियर न्यूक्लियाई, और हेवियर न्यूक्लियाई कौन है, हीलियम। तो हाइड्रोजन का
हीलियम में कन्वर्जन होने के कारण ये एनर्जी निकलती है। तो इसने दो साइकिल रिप्रेजेंट किए, एक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को रिप्रेजेंट किया, एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को। हम यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की रिएक्शन को देखना चाहेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें। देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो इसने एक्सप्लेन किया, उसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, इसने उसको किस तरीके से सेटिस्फाई किया, लास्ट कंक्लूजन तो यही निकाला। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल दोनों का कंक्लूजन एक ही है, और कंक्लूजन ये है कि 4 हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई हैं वो डिफ्यूज होके यानी फ्यूल्ड होके एक हीलियम न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेंगी और उसमें 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिलीज करेंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो आपके सिलेबस में है काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन में इसने फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड कराई, उसमें कहा कि एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दूसरे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के साथ जब रिएक्शन करेगी, रिएक्शन को साथ साथ याद हो जाएंगे आप, अगर इसको साथ साथ समझेंगे तो साथ साथ हो जाएंगी। एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज हुई दूसरी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से, तो क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बनाएंगे जो 1H2 है, प्लस एक पॉजिट्रॉन निकालेंगे, प्लस एक न्यूट्रिनो निकालेंगे। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये न्यूट्रिनो है, और 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेंगे। ये पहली रिएक्शन प्रोसीड कराई, यानी वन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज विद अदर hydrogen nuclei, it convert into the hydrogen isotope that is deuterium, and one emit with byproduct as one positron E positive plus neutrino and 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये जो हमारा पॉजिट्रॉन है इसको बैलेंस करने के लिए उसने एक रिएक्शन प्रोसीड कराई E प्लस और E माइनस। इसको हम पॉजिट्रॉन और इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड होती हैं तो दो गामा पार्टिकल यहां जनरेट होंगे, प्लस 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल डबल एनर्जी बन जाएगी ये जी। 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट कर देगा ये। उसके बाद इसने जो थर्ड रिएक्शन प्रोसीड कराई इस एलिमेंट को लेके करवाई। ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है 1H2 ये फिर एक हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होगा। जब एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज होगी तो ये हीलियम आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगी 3 वाले टोप में। ये हीलियम आइसोटोप हमारा जो जनरेट हुआ और इसमें जो एनर्जी निकली 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है इस रिएक्शन में। ये इसने पाया कि इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और इसके साथ एक गामा पार्टिकल भी जनरेट होगा। एक पार्टिकल जो बोलते हैं वो कौन सा होगा, गामा पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। फिर जो फोर्थ रिएक्शन थी उसमें ये जो फ्यूज होके हमारी न्यूक्लियाई बनी है हीलियम 32 प्लस हीलियम 32, ये दो आइसोटोप हैं, ये दोनों फ्यूज हुए और यहाँ हीलियम न्यूक्लियाई को जनरेट कर देंगे 24 को। इस केस में आपके 1H1 प्लस 1H1 यानी दो प्रोटॉन, प्रोटॉन कह लो या आप ये कह सकते हो दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जनरेट हुई, और इस केस में 12.82 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जनरेशन होता, लगभग इतनी एनर्जी इसमें जनरेट होती है। तो अब इसने क्या किया बाद में 86 सॉरी, ये 4 रिएक्शन प्रोसीड हुई उसकी। उसने क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई की इन इक्वेशन को। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दो, इसको थर्ड इक्वेशन कह दो और इसको फोर्थ इक्वेशन कह दो।
यानी जो फर्स्ट 3 रिएक्शन है इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग विद इक्वेशन फोर्थ, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी इसके साथ इसको ऐड कर दिया। तो आप अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन को भी 2 से, फिर चारों को जोड़ देंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मल्टीप्लाई करा के ऐड करा के दिखा देता हूँ। ले लें आप स्क्रीनशॉट। देखिए मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी की मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, और एनर्जी का डबल करोगे 0.42 है तो 0.84 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई की, इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2 टाइम हो जाएगा, और इसका डबल करोगे तो 2.04 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। थर्ड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये जो गामा पार्टिकल है ये भी 2 टाइम, और इसकी जब आप एनर्जी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब इन सबको क्या करना है, आपने जोड़ देना है। जो रिएक्शन के लेफ्ट और राइट पार्ट आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको हम काट देंगे। देखिए कैसे कट, ये इससे कट जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, ये 2e पॉजिटिव है, ये 2e पॉजिटिव है, एक फैक्टर ये कट जाएगा। दूसरा फैक्टर देखिए कौन सा कटता है, ये 2h12 है, ये भी 2h12 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये 2he3 के 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, खत्म हो जाएगा। ये देखिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ये 2 हाइड्रोजन से कैंसिल हो जाएगा। इतने आपके दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो कितने बच गए, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्लस एक ये बचा हुए हैं 2e0 नेगेटिव। बाकी इधर सब कुछ कट चुका है। रिएक्शन कराओ, इधर एलिमेंट में देखिए कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये एलिमेंट बचा हुआ हीलियम 4, हीलियम 4 2 प्लस, और क्या बचा हुआ है, गामा पार्टिकल देखिए 2 दूनी 4 और 2 ये 6 गामा बचे हुए हैं, 2 न्यूट्रिनो बचे हुए हैं, प्लस 2 न्यूट्रिनो बचे हुए हैं। अब एनर्जी जोड़नी हमने 0.84, 2.04, 10.49 और 12.86। जब इसको हम जोड़ें तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 6 9 15 और 4 और 4 8 7, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां क्या पता लगा हमें कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई fused into 1 helium nucleus and produce energy 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक साइकिल में जो हमारा ये साइकिल है इसमें इतनी एनर्जी जनरेट होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें। उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक और देखते हैं इसी को। तो देखिए कि ये रिएक्शन हमारी फाइनली हमने ऑब्टेन की कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज्ड to convert into 1 helium nuclei and emitting energy 26.7 million electron volt. In this reaction, a large amount of energy 26.7 million electron volt generate. Or in this process, temperature we obtain, the central core of sun have the temperature approximate 1.5 10 raised to power 7 Kelvin. This is very
large or very high temperature, but we know that the thermonuclear reaction occur at high temperature, and this is the temperature in the range in which thermonuclear reaction easily take place. So न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू टेक प्लेस इन दी सन। तो इससे ये हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर सन के कोर में इतना टेम्परेचर है इस रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियर फ्यूजन यानी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कंटिन्यू रख सकता है ये। और एस्टिमेट एज है सन की वो लगभग 10 की पावर 9 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट इसकी एज, जिस रेट से ये अब एनर्जी रेडिएट करता है, हम मान सकते हैं कि इतनी एज तक ये कंटिन्यू एनर्जी हमें प्रोवाइड करता रहेगा। ये हमारा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक था, या थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का था। सन और स्टार में इस प्रोसेस से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आप इसको, इसके नोट्स बना लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।